फर्क आ रहा है? हाँ। देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ पर ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इस पर हम करंट ले रहे हैं आई, ठीक है। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो एलसी सर्किट के लिए, एलसी सर्किट में जब तुम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, धीरे धीरे उसको जो वैरी करते जाओ, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएगी। जी ठीक है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/√LC। तो एलसी सर्किट में 1/√LC की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू के बराबर अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर पहुंच जाएगी, आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है, रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट मान लो ये आई नॉट है, ये पहली वीडियो में इस पर चर्चा इस पर डिटेल में हो चुकी है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग जो करंट है उसकी पीक वैल्यू आई नॉट है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ 2 पॉइंट ये और ये हम ऐसा लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो करंट है वो पीक करंट का 1/√2 टाइम्स यहाँ, ठीक है। तो अब इससे ऊपर का जो करंट होता है वो अफेक्टिव करंट होता है, किसी भी रिजोनेंस सर्किट के लिए वो करंट अफेक्टिव करंट होता है। तो देखो है ना, यहाँ से ये एक पॉइंट है, ये तो यहाँ करंट कितना फॉल कर रहा है? मान लो 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू का यहाँ पर करंट फॉल कर रहा है। इसको तुम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दो हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ और यहाँ ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ω1, और इससे करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ω2। मतलब ω1 फ्रीक्वेंसी पर और ω2 फ्रीक्वेंसी पर, दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होगा। बात समझ में आई? तो अब हमने ये बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है उसको क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ ω2 माइनस ω1, ये क्या होता है? इसको हम मानते हैं 2Δω। क्या? 2Δω, और ये बैंडविड्थ होती है, ठीक। तो ये अब हमको ये बताओ ओमेगा कितना होगा? ω1 बोलो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2Δω। ω2 माइनस ω1 क्या है? 2Δω। तो 2Δω का मतलब ये है कि ये Δω और ये Δω, ये Δω, ये Δω, 2Δω हो गया, ठीक है जी सर। तो अब हमको तो ये बताओ ω1 कितना होगा? ω1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या है? ω_r, ठीक। इस ω_r में से ω1 को माइनस कर दोगे तो Δω हो जाएगा। तो ω1 क्या होगा? ω1 मीन्स ये, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ω1 आ जाएगा। तो ω1 इक्वल टू क्या होगा बताओ? ω_r माइनस Δω। इस ω_r में से Δω को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? ω1। और ω2 क्या होगा? ω2, ये ω2, यहाँ से यहाँ ω_r और ये Δω है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 10
तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चलो ये दो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी 1 और ओमेगा 1, और ये दो फ्रीक्वेंसी है, ठीक जी सर। ये दो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? ये उस पॉइंट से रिलेटेड है जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट टी की वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाए, ठीक। तो ये है, और यही बैंडविड्थ होती है। ये क्या होती है? बैंडविड्थ होती है। अब हमको इसकी जो वैल्यू है क्यू फैक्टर की वैल्यू हम सी आर और एल के टर्म में, इसकी वैल्यू सी आर और एल के टर्म में जा रहे हैं निकालने। बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। ये जो क्यू फैक्टर था, क्यू फैक्टर क्या था? क्यू फैक्टर ओमेगा आर अपान 2 ओमेगा, ठीक। या इसको तुम लिख सकते हो ओमेगा आर अपान 2 ओमेगा कितना था? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है ओमेगा के टर्म में, क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन ओमेगा के टर्म में है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। हम जा रहे हैं निकालने क्यू फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में। तो किसी सर्किट में का इंडक्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो उसका क्यू फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक। हाँ? देखो यहाँ इम्पीडेंस कितना होगा? ये एलसीआर सर्किट का है, ये एलसी सर्किट का या एलसीआर सर्किट। यहाँ इम्पीडेंस कितना होगा? आई इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू V अपान आर। तो V की जगह लिखो V नॉट अपान आई नॉट इक्वल टू V नॉट अपान आर। ये होता है। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? बोलो 1/2 आई नॉट, ठीक। तो यहाँ अगर हमको क्या निकालना है? 1/√2 आई नॉट। तो 1/√2 आई नॉट से क्या करो? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? ये ठीक हो गया नहीं? अब ये क्या है इतना? ये आपका पूरे पावर का आधा है। यहाँ पर जितना करंट है उसका 1/√2 टाइम्स है पीक करंट का। और पावर कितना है? यहाँ जितना पावर है और यहाँ का पावर यहाँ के पावर का हाफ होता है। यहाँ का पावर यहाँ के पावर का हाफ होता है। तो जहाँ पावर हाफ होता है उससे रिलेटेड एंगुलर फ्रीक्वेंसी W1 और W2 है। बात समझ में? तो 1/√2 1/√2 आई नॉट को V के टर्म में अगर तुम लोगे तो कितना आएगा? बोलो। ये नहीं आएगा, यही आएगा। आई नॉट इक्वल टू V नॉट अपान आर। ये किस केस के लिए? रिजोनेंस के कंडीशन के लिए। तो रिजोनेंस के कंडीशन में ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ वोल्टेज अपान, बोलो आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू V अपान आर। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। तो यहाँ एलसी सर्किट में या एलसीआर सर्किट में जो वो इम्पीडेंस होगा, क्या होगा? एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस होगा, ठीक। यहाँ ये टोटल आर अफेक्टिव है। एलसीआर सर्किट में या एलसीआर सर्किट में
जब वो रिजोनेंस पर पहुंचेगा तो जेड और एक्सएल और एक्सी क्या होता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाता है ये, ठीक ना। तो यहाँ आर सिर्फ कैलकुलेशन में आएगा, मगर एक्सएल और एक्सी है तो भले कैंसिल है, मगर अलग अलग अगर तुम लोगे तो उसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी है। तो अब ये नीचे वाला ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम इम्पीडेंस कह सकते हैं। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो इस पॉइंट पर जो है इम्पीडेंस कितना होगा, इस पॉइंट पर अंडर रूट 2R, अंडर रूट 2R। तो यहाँ जो इम्पीडेंस होगा अंडर रूट 2R। बात समझ में आई? यहाँ इम्पीडेंस कितना पहुंच जाएगा, यहाँ पर जब ये ओमेगा आर है तो ये आई नाट, तो आई नाट पर इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, आर। आई नाट पर इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, आर, वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पर प्योर रजिस्टिव होगा, ठीक ना। अब उसके नीचे अगर अब ये जो फ्रीक्वेंसी अगर तुम घटाओगे, मान लो ये तुम कम कर रहे हो, ओमेगा 1 पर पहुंच गए, तो ओमेगा 1 पर पहुंचे, तो जब तुम ओमेगा 1 पर जो पहुंचे तो अब इस पोजीशन में तुम्हारा सी और एल दोनों कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक ना। कैंसिल कहाँ हो रहा था, कैंसिल रिजोनेंस के केस में हो रहा था, और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम करंट जा रहा था, मगर यहाँ तो सी और एल दोनों कुछ अफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो यहाँ टोटल इम्पीडेंस कितना है, अंडर रूट 2R, अंडर रूट 2R। और यहाँ कितना था इम्पीडेंस, आर। यहाँ इम्पीडेंस कितना था, आर। यहाँ इम्पीडेंस कितना, अंडर रूट 2R। देख रहे हो ना, ये वी नॉट अपॉन ये रूट 2, इसके लिए ये पूरा वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो ये इम्पीडेंस का जगह अंडर रूट 2R हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ देखो इम्पीडेंस कितना, इम्पीडेंस रिजोनेंस के केस में इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है बताओ, जेड इक्वल टू यहाँ पर इम्पीडेंस बताओ, यहाँ पर तो इम्पीडेंस आर है, वो तो हमें पता है, उसका तो कैलकुलेशन करना ही नहीं। यहाँ पर तो टोटल इम्पीडेंस आर है रिजोनेंस के केस में, यहाँ पर टोटल इम्पीडेंस कितना होगा, अंडर रूट 2R, अंडर रूट 2R। अब फार्मूला में आइए, फार्मूला में देखो, फार्मूला में जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, ये क्या है, ये टोटल इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस है। तो इस केस में बताओ मुझको, इस केस में ये टोटल इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, जेड 2R। तो जेड के जगह क्या लिख दें, अंडर रूट 2R, ठीक ना। अब ये चीज इस केस के लिए आ गया, यहाँ के लिए, ठीक। टोटल इम्पीडेंस जो है अंडर रूट 2R है, तो टोटल इम्पीडेंस अंडर रूट 2R यहाँ पर ना होता है, तो हमने इसको रख दिया इस तरह से। अब जरा इसको क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह क्या रख दिया जाए, 1/ओमेगा c, और एक्सी की जगह नहीं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल और माइनस 1/ओमेगा c, ये इक्वल टू दोनों में स्क्वायर कर रहे हो तो ये 2 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को उधर ले लो तो 2R स्क्वायर में से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, ओमेगा एल माइनस ओमेगा c इक्वल टू आर स्क्वायर बचा। बात समझ में? तो आर स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर में है ना, ये स्क्वायर है, तो इसका ये स्क्वायर करो, ठीक। तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल टू, ये इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर, नहीं समझेगा, प्लस माइनस आएगा, पता है ना, अंडर रूट जब इधर आता है तो प्लस माइनस हो जाता है।
तो यहाँ पर आर की दो वैल्यू देखो, फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट इक्वेशन में प्लस आर कर लें दिया जाए, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या है, हाँ ये मिलूंगा भी नहीं, यहाँ बता दें सर इसका करिए, हम लोग को पढ़ाना है 2 1 2 को ऐड करें, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, एल देखो कॉमन हो जाएगा, W1 प्लस W ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ये माइनस, ये क्या आ जाएगा 1 अपान ओमेगा 1c प्लस 1 अपान ओमेगा 2c इक्वल टू कितना आएगा ये, बोलो 0। अच्छा प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एड इक्वेशन 1 प्लस 2 तो एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपान सी 1 अपान ओमेगा 1 प्लस 1 अपान ओमेगा 2 इक्वल टू 0। तो एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपान सी ओमेगा 1 2 ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कैंसिल, ये इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये प्लस आएगा ना, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लें, तो कितना बचा, यहाँ एल बच गया, यहाँ 1 अपान सी बचा, इंटू ये कॉमन हो गया है 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है ना, तो L माइनस 1 अपान सी इंटू 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले लो, तो L इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये 1 अपान सी इंटू 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो L को इधर ले लो, तो एल सी इक्वल टू 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपान एल सी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपान एल सी, ठीक है, पास करो, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक में से 2 को क्या करना है, नहीं 2 में से पाँच किस में आएगा, 2 में से 1 को घटाए, हाँ ये माइनस करना है, 2 में से 1, 2 में से 1 माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस करो, पहले 2 लिखो, ओमेगा 2L माइनस 1 अपान ओमेगा 1C इक्वल टू R, और यहाँ लिखो, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 1 ये ओमेगा 2 है, ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये ओमेगा 1 है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ओमेगा 2L माइनस 1 अपान ओमेगा 2C ओमेगा 2C इक्वल टू प्लस R, और इक्वेशन 1 यहाँ लिखें, ओमेगा 1L माइनस 1 अपान ओमेगा 1C इक्वल टू कितना आएगा ये माइनस R, माइनस, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जी सर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कितना बचा है, एल कॉमन ले लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक, और ये कितना आएगा प्लस 1 अपान ओमेगा सी कॉमन ले लें,
तो कितना बचेगा 1/ω1 हो गया ये। तो R ठीक है। C से C क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अंके। तो ω2 माइनस ω1 और ये L प्लस L कितना हो गया 2L हो गया ना जी, इक्वल टू बोलो 2R ठीक है ना। यहाँ L बचा है, तो अब यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ω2 माइनस ω1 इक्वल टू कितना आ गया R/L ठीक। ये चीज मिला हमको, ये मिला। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। एक चीज हमको ये मिल गया। अब यही जो आपको मिला है आप यहाँ उठा करके लिख लो, उसको मिटा दें, उसको मिटा दे रहे हैं। अब जो हमको मिला है नेट वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ω2 माइनस ω1 क्या हो गया R/L और ω2 माइनस ω1 क्या होता है 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल टू R/L ठीक। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो R/2L। इसकी वैल्यू जो है इसमें क्या करें पुट कर दें। इसको वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ। इसको मिटा दो कौन बता दिया मैं देख रहा हूँ कौन सा तो Q के 2 मिनट बाद तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब L ऊपर चला जाएगा जाएगा नहीं तो WRL अपान R। ये पावर फैक्टर किस टर्म में आ गया L R और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया ये ठीक। अब देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है √1 अपान √। तो ये Q पावर ये Q फैक्टर Q इक्वल टू ओमेगा R रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान W2 माइनस W1। तो W2 माइनस W1 आ गया R/L। तो इसके जगह पर क्या रख देंगे W2 माइनस W1 के जगह R/L। तो ओमेगा R अपान R/L ऊपर चला जाएगा R नीचे आ जाएगा। ये Q फैक्टर आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ जाएगा। किस टर्म में आया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये आया है। अब तुमको ये पता है कि ओमेगा इक्वल टू 1 अपान ओमेगा क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है 1 अपान √LC यही ना है। तो ओमेगा R इक्वल टू कितना होगा 1 अपान √LC। तो 1 अपान √LC तो ओमेगा R की जगह क्या रख दिया जाए 1 अपान √LC ठीक। तो पावर फैक्टर Q इक्वल टू हो जाएगा इसके जगह पर रखते हैं 1 अपान √LC और कुल का अपान R L भी तो है इंटू L हो गया। इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ तुम लिखो 1 अपान ये √L को बाहर निकाल दो इंटू √, लिख सकते हो इसको जी सर। और ये एक L पहले से है और ये 1 अपान R है ना 1 अपान R इसको बाहर निकाल लो, निकाल लिए ठीक। तो अब यहाँ तुम एक काम करो कि √L से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ √L इंटू L अपान इसमें √L से मल्टीप्लाई करोगे तो L हो जाएगा ये। तो L इंटू √C इस L से ये L क्या हो गया कैंसिल हो गया इक्वल टू नहीं रहेगा 1 अपान R क्या Q इक्वल टू है ठीक है 1 अपान R। तो Q इक्वल टू ये आया तो Q इक्वल टू 1 अपान R L से कैंसिल हो गया
और अंडर रूट एल अपान अंडर रूट सी जो हो जाएगा अंडर रूट एल अपान सी। पावर ये जो क्यू फैक्टर है ये आ गया क्या बोलो 1 अपान आर अंडर रूट एल बाई ये क्यू फैक्टर आ गया। ठीक है तो अब इसमें ये चीज जो है मेमोराइज करनी है, याद रखनी है और ये चीज याद रखनी है। ये चीज बात समझ में, इसको मेमोराइज करनी है और इसको मेमोराइज करनी है। तो इसमें जो है इस वैल्यू को जब तुम रखोगे न्यूमेरिकल जब आएगा तो इसमें इस चीज को क्या करना है तुमको पुट करना है। डेल्टा ओमेगा की जगह 1 r/2l रखोगे, r/2l 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो जाएगा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कितनी हो गई बताओ। बैंडविड्थ क्या है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा कितना है r/l तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी r/l W2 माइनस W1 ये बैंडविड्थ होती है ना। तो बैंडविड्थ कितनी आ गई r/l। ठीक तो एक ऐसी सर्किट जिसमें r की वैल्यू और l की वैल्यू अगर दिया हो ठीक है तो उसकी बैंडविड्थ निकल जाएगी। तो इसमें इसको लर्न करना है और इसको लर्न करना है, इन दो चीज को लर्न करना है और इसको भी। ठीक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर देते r और l देते तो भी क्यू निकल जाएगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर न दे c दे दे RCL C की वैल्यू R की वैल्यू L की वैल्यू तो निकल जाएगा। और अगर C की वैल्यू न दिया रहे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो इससे लगेगा। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन NCERT में एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं, उसका कैलकुलेशन करना नहीं समझ में ये बताएंगे।